नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। इस वक्त की हर खबर को विस्तार से जानेंगे, उससे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। महाराष्ट्र में पहली बार चुनाव मैदान में उतरेगा ठाकरे परिवार का सदस्य। वर्ली से चुनाव लड़ेंगे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने किया 78 उम्मीदवारों का ऐलान। करनाल से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। पहलवान योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट और पूर्व हॉकी कप्तान संदीप सिंह को भी मिला टिकट। भारत की $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पाने में इनोवेशन की होगी अहम भूमिका। चेन्नई में आईआईटी मद्रास के 56वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधान में दुनिया को राह दिखाएगा भारत। नीति आयोग ने जारी किया 2019 का स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। केरल पहले, राजस्थान दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर। मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा ने शिक्षा गुणवत्ता में बेहतर सुधार किया। 3 से 6 साल के बच्चों का इंडेक्स बनाने की तैयारी में जुटा नीति आयोग। आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की जमानत याचिका खारिज की। 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में ही रहेंगे चिदम्बरम। हाईकोर्ट ने कहा, मामले की जांच अहम पड़ाव पर, सबूतों से छेड़छाड़ होने की आशंका। उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी बारिश का कहर। जानमाल के साथ फसलों को भी पहुंचा नुकसान। बिहार के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। पटना में 1 अक्टूबर तक स्कूल कॉलेजेस बंद। और अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में आईआईटी मद्रास के 56वें दीक्षांत समारोह में कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और टीम वर्क आने वाले समय का स्तंभ करार है। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इनोवेशन देश की 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के सपने को साकार करेगा। प्रधानमंत्री ने हाल में हुए अमेरिका दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि सभी को न्यू इंडिया पर भरोसा है। हर कोई आज भारत को कहीं ज्यादा क्षमतावान देश के रूप में देख रहा है। आईआईटी से डिग्री लेने वाले छात्रों को भारत का भविष्य बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से फिट इंडिया मूवमेंट में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील भी की। Today, as India is inspiring to become a $5 trillion economy, your innovation, aspiration, and application of technology will fuel this dream. It become the bedrock of India's big leap into the most competitive economy. Friends, IIT Madras is a prime example of how a decade-old institution can transform itself to meet the needs and aspirations of the 21st century. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई में सिंगापुर भारत हैकाथॉन के पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान इसी तरह का एशियान देशों के लिए हैकाथॉन शुरू करने का प्रस्ताव रखा। इसके जरिए प्रधानमंत्री ने क्लाइमेट चेंज को लेकर नए आइडिया लाने की डिमांड की। उन्होंने कहा कि भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर कदम बढ़ा चुका है। इसमें तकनीकी इनोवेशन की अहम भूमिका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की समस्याओं का समाधान निकालकर भारत दुनिया को राह दिखाएगा। बढ़ते हैं आगे। नीति आयोग ने स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स 2019 जारी किया है।
इस सूची में केरल एक बार फिर पहले नंबर पे है, जबकि राजस्थान दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। वहीं हरियाणा सबसे तेज सुधार करने वालों में पहले पायदान पर है। नीति आयोग के मुताबिक शिक्षा की गुणवत्ता में बेहतर सुधार हो रहा है। नीति आयोग ने स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की है। इस सूची में केरल एक बार फिर पहले नंबर पर है, जबकि राजस्थान दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2015-2016 के मुकाबले हरियाणा, असम, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और जम्मू कश्मीर की स्थिति में सुधार आया है, लेकिन कुछ राज्यों का प्रदर्शन औसत रहा है। दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि अभी भी देखा ये जा रहा है कि स्टेट्स में, राज्यों में रेंज बहुत है। 30% जो है वो सबसे लोएस्ट रैंक है और सबसे हाईएस्ट 82% है। तो ये इस बात को मतलब दिखलाता है कि अभी काफ़ी ज़रूरी है कि जो हमारे राज्य अभी पिछड़े रहे हैं उन पर और हम लोग फोकस करें, क्योंकि इस रेंज को हमें कम करना है। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के मुताबिक छोटे राज्यों में मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा ने शिक्षा गुणवत्ता में बेहतर सुधार किया है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में अभी बहुत कुछ करना होगा। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली और दिल्ली में भी शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। If one were to look at the pupil-teacher ratio all over the country, it's actually a very good ratio at 1 teacher to 25 students. But therefore, why do we have the specter of about 10% schools with just 1 teacher and not sufficient teachers? That's because of the incorrect deployment. So some schools don't have enough, some schools have too many. So how can we use IT to actually identify the distribution of teachers within the school? ये इंडेक्स 6 से 18 साल के बच्चों का है। इसमें लर्निंग आउटकम्स, एक्सेस आउटकम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटकम्स और इक्विटी आउटकम्स को मापा गया है। नीति आयोग अब 3 से 6 साल के बच्चों का इंडेक्स बनाने की तैयारी में है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने 1 साल पूरा कर लिया है। देश के वंचितों और कमजोर वर्ग के लिए योजना वरदान साबित हुई है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत की पूरी रिपोर्ट आरोग्य मंथन नाम के कार्यक्रम में पेश की गई। गरीबों के लिए सुरक्षा कवच बनी दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना कमजोर वर्गों के लिए कैशलेस उपचार सुनिश्चित करके स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति ला रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने योजना की कामयाबी को प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच बताया। The contribution and also on behalf of you express my sincere most gratitude from the core of my heart for one man who has been really instrumental in making all of us see this day when we all feel proud of our country and of course our achievements. This great man is no other than our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji. कार्यक्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि अब इस योजना को आगे का रास्ता तय करना है, जिसमें देश में बीमार पड़े 1.5 लाख हेल्थ सेंटर को वेलनेस प्राइम हेल्थ सेंटर में तब्दील करने का लक्ष्य है। जहां प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हम बढ़ रहे हैं, वहीं देश भर के लगभग 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को, जो सब सेंटर, एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ऐसे जो इलनेस हालात में है उसको हम वेलनेस हालात में बदलने वाले, वेलनेस प्राइम हेल्थ सेंटर के रूप में हम विकसित करने वाले, इलनेस को वेलनेस में बदलने वाले। पिछले साल 23 सितंबर को प्रधानमंत्री ने रांची में आयुष्मान भारत की शुरुआत की थी, जिसके बाद 1 साल में 47 लाख से ज्यादा लोगों का अस्पतालों में इलाज हो चुका है। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जरूरी वातावरण मुहैया कराने पर जोर दे रहे हैं। एमसी मैरीकॉम अकादमी के मुक्केबाजों से मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
देश का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन भारत को खेल के क्षेत्र में महाशक्ति बनाने के लिए और प्रयास किए जाने की जरूरत है। उन्होंने उद्योग जगत और प्रसिद्ध खिलाड़ियों से खेल के बुनियादी ढांचे के निर्माण में सरकार का समर्थन करने की सलाह दी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि बच्चों में स्कूल के समय से खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि खेल और योग को लोगों की जिंदगी का अनिवार्य अंग होना चाहिए। ये मुक्केबाज 15 असम राइफल्स की और राष्ट्रीय इंटरैक्टिव टूर पर दिल्ली आए थे। Last few years has made steady progress in the field of sports and showcased its prowess at many global platforms. It is time that we aim to make India a global sport superpower by creating necessary environment for sportsmanship to thrive. I appreciate and compliment the Government of India for launching Khelo India campaign few years back to identify, encourage and support the sporting talent. आईएनएक्स मीडिया केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। 27 सितंबर को अदालत ने उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। चिदम्बरम को अभी न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। वो 3 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। और खबर गुजरात से, जहां दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बनासकांठा में त्रिशूलिया घाट अंबाजी के पास श्रद्धालुओं से भरी एक बस पलट गई, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बस में सवार सभी श्रद्धालु आणंद, नडियाद और बोरसद के रहने वाले हैं। सभी लोग अंबाजी मंदिर के दर्शन कर लौट रहे थे। घायलों को दाता सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के समय निजी ट्रेवल्स की बस में 65 से ज्यादा श्रद्धालु सवार थे। हादसा शाम के 4:30 बजे हुआ। अंबाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद श्रद्धालु वापस लौट रहे थे, तभी त्रिशूलिया घाट के पास मोड़ते वक्त बस अचानक पलट गई। हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोक जताया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि वो बनासकांठा दुर्घटना में हुए जानमाल के नुकसान से बेहद पीड़ित हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवार के साथ है। स्थानीय प्रशासन घायलों को हर संभव मदद मुहैया करा रहा है। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। अमित शाह ने लिखा कि उन्होंने अधिकारियों से बात की है, वो लोगों की हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में पटना, नालंदा, वैशाली, भागलपुर और पूर्णिया सहित राज्य के कई हिस्सों में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। पटना के निचले इलाकों में पानी भर गया है। राज्य में बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। वायुसेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से कई जगहों पर खाने के पैकेट भी लोगों में बांटे। हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपात बैठक बुलाकर स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी 3 दिन से राजेंद्र नगर स्थित अपने घर में फंसे हुए थे, जिनका आज दोपहर रेस्क्यू कराया गया। उप मुख्यमंत्री के घर के चारों तरफ पानी ही पानी था। 3 दिन बाद भी राहत ना मिलती देख प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट किया। उसके बाद उन्हें नाव से रेस्क्यू किया गया। देश में अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने और 2020 से 2025 तक की योजनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए अप्रेंटिसशिप पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि यह पखवाड़ा निजी उद्योग, थर्ड पार्टी एजेंसी से लेकर राज्यों में अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने के लिए अच्छी पहल है। महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि भारत सरकार युवाओं के कौशल विकास के लिए कई प्रयास कर रही है। यहाँ पर तमाम प्राइवेट इंडस्ट्रीज से लेकर राज्यों तक हमने कुल 21 थर्ड पार्टी एग्रीगेटर एमयूज किया, 19 राज्यों से किया। इससे भी इस पखवाड़े की शुरुआत के मौके पर देश में अप्रेंटिसशिप का एक बेहतर माहौल बनाने की पहल की है।
और फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें और साथ ही आपको दिखाएंगे दोनों राज्यों पर राजनीतिक के हिसाब से हमारी खास रिपोर्ट। ये सब आपको बताएगी मेरी सहयोगी अभिलाषा। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। महात्मा गांधी 16 जून 1934 को जब सेवाग्राम में आए तो शुरुआत का 1.5 बरस उन्होंने इसी आदि निवास में बिताया। (1942) का भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इसी के दौरान महात्मा गांधी ने नई तालीम का जिक्र किया और इसी कुटिया में रहने के दौरान महात्मा गांधी ने समाज के लिए कई रचनात्मक कार्य किए जिनका भारत आज भी ऋणी है। अगर हम बेसिन बंद करके ब्रश कर सकते हैं उससे बहुत सारा पानी बचेगा। जब हमारी एक्वागार्ड से पानी निकलता है जो दैट आउटलेट, इफ़ यू कैन सेव दैट वाटर, हम अगर वो सेव करें, वॉशिंग मशीन से जो पानी निकलता है वो भी हम सेव कर सकते हैं। शावर का पानी भी हम लोग सेव कर सकते हैं। एंड द मेजर थिंग इज़ यहाँ पे जो होता है इट्स लाइक वाटर कीप्स ऑन ड्रिपिंग। तो ये छोटी चीज़ें हम घर पे ही कर सकते हैं। इस टपकते हुए नल को देखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर 1 सेकंड में पानी की 2 बूंद गिरती हैं तो 1 मिनट में हम पानी की 120 बूंदों को खो देंगे। इसका मतलब है कि हम लगभग 35 मिनट में 1 लीटर पानी खो देंगे। हर बूंद है कीमती। पानी बचाइए। सत्र समाप्ति के बाद हम पूरे लोकसभा क्षेत्र में जनता को, समाज को साथ में जोड़ते हुए पानी बचाने के लिए, एक एक बूंद पानी को सहेजने के लिए जनता में जागरूकता पैदा करते हुए पानी बचाने के काम में लगेंगे। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज होने लगी हैं और ये चुनाव अपने आप में बहुत खास है। 5 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। अब सबकी निगाहें महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव पर है। विधानसभा चुनाव के पल पल की खबरें आप तक पहुंचाने के लिए राज्यसभा टीवी ने खास तैयारी की है। आज से राज्यसभा टीवी पर चुनावी खबरों का कारवां हम लेकर आ रहे हैं। हर रोज रात 7 और 8 बजे, सुबह 9 बजे और दोपहर 1:30 बजे आप चुनाव से जुड़ी खबरें राज्यसभा टीवी पर देख सकते हैं। आज शुरुआत करते हैं हरियाणा से।
हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 78 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं 3 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को बीजेपी ने चुनावी मैदान में इस बार उतारा है। मशहूर पहलवान और ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त बरौंदा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बबीता फोगाट चरखी दादरी से किस्मत आजमाएंगी। भारतीय हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह को पार्टी ने पेहोवा से मैदान में उतारा है। इसके अलावा हरियाणा बीजेपी के बड़े नेता और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज एक बार फिर अंबाला से ताल ठोकेंगे, तो खट्टर सरकार में वित्त मंत्री रहे कैप्टन अभिमन्यु पिछली बार ही की तरह ही इस बार नारनौंद विधानसभा से किस्मत आजमाएंगे। वहीं महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को टोहाना से टिकट दिया गया है। सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री कविता जैन को एक बार फिर सोनीपत से ही मौका मिला है। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों के लिए 21 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 24 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। तो 90 सीटों वाले हरियाणा में चुनाव तैयारियां जोरों पर हैं। राजनीतिक दलों का बैठकों का दौर चल रहा है। आइए नजर डालते हैं हरियाणा के चुनावी गणित पर। हरियाणा में यूं तो राजनीतिक दलों की लंबी कतार है, लेकिन परिवारवाद की राजनीति से अलग बीजेपी ने हरियाणा में एक अलग मुकाम तैयार किया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटों पर बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की, जबकि 2014 में बीजेपी ने प्रदेश में 7 सीटें जीती थीं। वहीं इनेलो ने 2 और कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। आम चुनाव में हरियाणा में सूपड़ा साफ करा विपक्ष के सामने इस बार जमीन बचाने की चुनौती है। रोहतक की लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी के लिए लंबे समय से अहम रही है। इसका प्रतिनिधित्व कई बार जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर चुके हैं, वहीं 2004 से 19 तक इस सीट को लोकसभा में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन 2019 में जहां दीपेंद्र हुड्डा रोहतक से हारे, वहीं उनके पिता 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बगल की लोकसभा सीट सोनीपत से भी हार का सामना करना पड़ा। 2004 और 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही हरियाणा की कमान सौंपी, लेकिन 2014 में हरियाणा कांग्रेस के हाथ से निकल गया। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 47 सीटें जीतकर पहली बार अपने दम पर सरकार बनाई। 19 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही INLD और 15 सीटों के साथ कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। 9 सीटें अन्य दलों के खाते में गईं। सीटों के साथ साथ बीजेपी ने अपने वोट बैंक को जबरदस्त बढ़ाया। एक इम्कान था जनता को कि शायद वो एनडीए की सरकार आएगी, तो उसका भी एक असर 2014 में रहा। मोदी फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, जो मोदी जी का वेव रहा है, मोदी जी की जो लोकप्रियता रही है, वो भी एक मामला है। और तीसरी बात की हरियाणा एक छोटा सा स्टेट है, तो वहां आप देखिए नेशनल इश्यूज भी बहुत मैटर करते हैं। हरियाणा की राजनीति में हमेशा हावी रहने वाला परिवारवाद भी अब विरासत बचाने की लड़ाई से जूझता दिखाई दे रहा है। 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी देवीलाल की विरासत संभाल रहा चौटाला परिवार 2 धड़ों में बंट गया है। ये बहुत मुश्किल होता है कि पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में कि आप बिल्कुल ये जो पुराने फैमिलीज रूल करते हैं, कि इनका बहुत नीचे तक पेनिट्रेशन होता है कि आप इनको इग्नोर कर दें, ऐसा होता नहीं। इनकी अपनी घर की लड़ाई, घर में डिफरेंसेस। 2014 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने तमाम बड़े राजनीतिक परिवारों को चुनाव में हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। वहीं इस बार के हुए 2019 लोकसभा चुनाव में भी उन बड़े परिवारों के तमाम सदस्य चुनाव में खेत रहे। इस चुनाव में जानकार मानते हैं कि उन सभी बड़े राजनीतिक परिवारों के लिए अपनी प्रतिष्ठा और अस्तित्व को बचाने का बड़ा संकट सामने है। रोहतक से कैमरा सहयोगी सुरेश और संदीप सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी।
बात करें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, तो महाराष्ट्र में इस बार ठाकरे परिवार से पहली बार कोई सदस्य चुनाव मैदान में उतरेगा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली विधानसभा सीट से ताल ठोकेंगे। आदित्य ठाकरे ने आज शिवसेना के एक कार्यक्रम में चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ताओं का सहयोग मांगा। आदित्य ठाकरे वर्तमान में शिवसेना की युवा शाखा युवा सेना के प्रमुख हैं। वहीं वर्ली सीट से फिलहाल शिवसेना के सुनील शिंदे विधायक हैं। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने 1966 में संगठन बनाया था। तब से लेकर अभी तक ठाकरे परिवार से कोई भी सदस्य ने चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। ये पहला मौका है जब परिवार से कोई शख्स किसी चुनाव में उम्मीदवार बनेगा। महाराष्ट्र में देश की तीसरी सबसे बड़ी विधानसभा है और 1 मई 1960 को राज्य बना और उसी साल विधानसभा का पहला चुनाव हुआ। अब तक राज्य में कुल 13 चुनाव हो चुके हैं। इनमें 1995 और 2014 को छोड़ दें तो कांग्रेस ही ज्यादातर सत्ता में रही है। महाराष्ट्र की राजनीति ने 2014 के विधानसभा चुनाव में नई करवट ली। कांग्रेस एनसीपी का 15 साल पुराना मजबूत किला ढह गया। बीजेपी ने भारी जीत दर्ज की और राज्य में पहली बार उसके नेतृत्व में सरकार बनी। बीजेपी को शिवसेना का समर्थन भी मिला। दरअसल बीजेपी की जीत की इबारत 2014 के लोकसभा चुनावों में ही लिखी जा चुकी थी, जब अपने सहयोगी के साथ उतरी बीजेपी ने 24 में से 23 सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन शिवसेना और बीजेपी की ये दोस्ती ज्यादा नहीं चल सकी और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव आते आते दोनों के रास्ते जुदा हो गए। और लोकसभा चुनाव में जीत से लबरेज बीजेपी ने अकेले विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया और पार्टी का प्रदर्शन भी शानदार रहा। उधर कांग्रेस और एनसीपी में भी बात नहीं बन पाई थी और दोनों ने 2014 का विधानसभा चुनाव अपने अपने दम पर लड़ने का फैसला किया। दोनों की सीटें तो खिसकी ही, वोट शेयर जबरदस्त खिसक गया। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई। जब भी कभी आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं जब वो डिवाइड हो जाती है और वहां पर जब एक ही तरफ से लोग आते हैं तो वो ऑब्वियसली किसी को भी हम ये बोल सकते हैं कि दैट इज गोइंग टू बी डिवाइडेड। ओके, जहां पर कांग्रेस ने लड़ा है वहां पर अगर एनसीपी ने नहीं लड़ा होता तो ये जो चीजें हैं ये थोड़ा बहुत जो कुछ हद तक मेरा ख्याल है कि अलग होती। लेकिन 2014 के विधानसभा चुनाव में जब ये चारों पार्टियां चुनाव मैदान में अकेले उतरी तो नतीजे पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में गए। 2014 में बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ते हुए 122 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि शिवसेना को मिली 63 सीट। वहीं कांग्रेस को 2014 के विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा। पार्टी को मिली सिर्फ 42 सीटें और एनसीपी के पाले में गई 41 सीटें। 2014 का वोट शेयर देखें तो सीटों के साथ साथ बीजेपी का वोट प्रतिशत भी तकरीबन 2 गुना हो गया। बीजेपी को 2014 में मिले 27.81% वोट और शिवसेना को मिले 19.35% वोट। उधर कांग्रेस को सीटों के साथ साथ वोटों के मामले में नुकसान हुआ। कांग्रेस को 2014 में मिले 17.95% वोट, जबकि एनसीपी 17.24% वोट जुटाने में कामयाब रही। मतलब एक जमाना था जब लोग सड़क, बिजली, पानी के बारे में बात करते थे, रोटी, कपड़ा, मकान के बारे में बात करते थे, लेकिन पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो चीजें हैं, इन सारी चीजों को बाजू में रखकर एक विकास का एक मुद्दा बनाया गया, जहां पर लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ाए गए, जहां पर लोगों का एस्पिरेशन जो है वो एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स हो गया और उस हिसाब से हम देखते हैं कि लोगों ने ब्लाइंडली बीजेपी को जो है सपोर्ट करते हुए हम देख रहे हैं। 2019 के चुनाव में एक बार फिर पुराने साथी साथ मुकाबले में उतर रहे हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि शिवसेना और बीजेपी के बीच सीटों का बंटवारा कैसा होता है। कैमरामैन अमरिंदर और सहयोगी हरिप्रसाद के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, महाराष्ट्र। तो फिलहाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों को देते हैं विराम। कल हम बात करेंगे महाराष्ट्र और हरियाणा के उन राजनीतिक चेहरों की जिन्होंने 2014 में लोगों को न सिर्फ अप्रत्याशित तौर पर चौंकाया, बल्कि इस बार भी जिनके नेतृत्व पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। आज का विषय बदलता मानसून,
और फसल चक्र।